हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बात करेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जहां से गॉस थ्योरम स्टार्ट हुआ था अपना। वहां पर हमने बात की थी कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ सवालों को सॉल्व करना हो तो अपना एक कंसेप्ट है सॉलिड एंगल का, यानी सॉलिड एंगल अगर अपने को आता है तो हम आसानी से और बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बहुत टफ न्यूमेरिकल्स भी और बहुत छोटे में सॉल्व कर सकते हैं उसको। ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है सॉलिड एंगल तो भी सॉल्व हो सकते हैं, बट बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने उस वक्त आपको ये बताया था कि जब मैं सॉलिड एंगल पढ़ाऊंगा आपको तो उन्हीं सब सवालों पर चर्चा एक बार और करेंगे और दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे वो सब क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। चलो सॉलिड एंगल आज पढ़ेंगे। और उससे पहले प्लेन एंगल, हालांकि मुझे पता है कि प्लेन एंगल आपको पता होगा। प्लेन एंगल का मतलब सिंपल आप जानते हैं कि भाई दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कितना झुकी हुई है, कितना इंक्लिनेशन है। लाइनों की बात चल रही है, जब तक लाइनों की बात चल रही है, जब तक ये दो लाइन एक दूसरे पे कितना झुकी हुई है, इसका मेजरमेंट हम करते हैं तो उसे नाम दे देते हैं एंगल। और रेडियन में इसको हम डिफाइन करते हैं आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। ये कोई यूनिटलेस है भाई, ये तो लेंथ बाय लेंथ, लेकिन इसकी यूनिट हम लेते हैं रेडियन। कब? जबकि हमने रेडियन में मेजर करना है तो ही ये डेफिनेशन वैलिड है, आर्क अपॉन रेडियस। अब जब दो लाइनों की बात हो रही थी तो हमने ये देखा था कि भाई दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कितना झुकी हुई है, कितना इंक्लाइंड है। इसी इंक्लाइंड होने को ही हम बोलते थे प्लेन एंगल। अब सोचो, अगर मैं ये वाला पूछूं अब कितना एंगल है, इन दोनों का पूछूं कि ये वाला मैंने मेजर किया थीटा, ये कितना होगा, बढ़ गया घट गया, ये वाला सोच के देखो, एक पूरा चक्कर काटने पर कितना एंगल, 2 पाई। रेडियन में एक पूरा चक्कर काटने पर कितना एंगल, 2 पाई। अब वो चक्कर कैसे भी कटा हो, कोई सा भी पाथ हो, एक्चुअली इस चीज से मतलब थोड़ा है। अगर ये बढ़ गया आर्क तो ये वाला भी तो बढ़ गया। रेडियस और आर्क दोनों बढ़ रहे हैं, एंगल सेम है भाई। ये वाला बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। समझ में आ रही बात? अब सोचो, अगर मुझे एंगल का बेसिकली मतलब क्या होता है, एंगल का मतलब होता है कि एक्चुअली आपको कितना मुड़ना पड़ा। मान लो यहां से आपको ये वाला पॉइंट देखना है, आपने ऐसे स्ट्रेट देख रखा है, यहां देख रहे हैं अभी स्ट्रेट लाइन में, और आपको ये वाला पॉइंट देखना है तो आपको अपनी मुंडी घुमानी पड़ी ऐसे, या ऐसे बोलूं कि इधर आप खड़े हैं और इधर आपको देखना है तो आपने ऐसे मुंडी घुमाई, कितना घूमे उसी को बोलते हैं एंगल। जब लाइन की बात थी तो इसको नाम दे दिया प्लेन एंगल। अब सोच के देखो, चाहे यहां खड़े हो या यहां खड़े हो, मुंडी तो आपको उतनी ही घुमानी है। या अगर ऐसे जाओ किसी कर्व पाथ से होकर के, तभी आपको मुंडी उतनी ही घुमानी है, उतना ही घूमना है, एंगल सेम है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्ट्रेट लाइन है, वो कर्व है, या कैसा भी शेप लेता है, आपको उतना तो घूमना ही पड़ेगा उस पॉइंट को देखने के लिए। अब चाहे जैसे मर्जी वैसे घूमो, ऐसे घूमो या ऐसे स्ट्रेट घूम जाओ, जैसे मर्जी वैसे घूम जाओ, इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कैसे घूम रहे हैं, लेकिन उतना घूमना पड़ेगा। सो ये हो गया आपका प्लेन एंगल, आर्क अपॉन रेडियस। अब बात सॉलिड एंगल की। अब एंगल हम मेजर करेंगे 3D में। और आपने सुन रखा होगा सॉलिड एंगल के बारे में कि कोन जैसे शेप में ये जो एरिया है अपना, ये एरिया बेसिकली कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, तो वो ऐसे मेजर करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ढक्कन बन जाता है, कैप जैसा। ये जो कैप नुमा एंगल है 3D में, उसी एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसे ओम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट बोलते हैं स्टेरेडियन। रेडियन किसकी यूनिट है? प्लेन एंगल की। और स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11th के स्टार्टिंग में यूनिट मेजरमेंट चैप्टर में कि 7 तरह की अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और 2 तरह की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उन 2 तरह की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में यही होते हैं, एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो उतनी चर्चा वहां पे नहीं होती है जितनी चर्चा यहां पे हो जाती है, क्योंकि यहां पे ज्यादा काम की चीज हो जाती है अपने लिए, एप्लीकेशन इसका ज्यादा यहां पे है, इसलिए हम इसकी चर्चा यहां पर ज्यादा करते हैं। सो सॉलिड एंगल को डिफाइन किया गया, ये जो पूरा एरिया सबटेंड कर रहा है यहाँ पे एंगल,
तो ये जो एंगल ऐसे बना, ऐसे मानो ये कोण है और इस कोण का ये जो एरिया है, ये सरफेस एरिया इस पॉइंट के ऊपर जितना एंगल सबटेंड कर रहा है तो वो पूरा ये होगा। 3D एंगल को, इसको 3D में इमेजिन करो, ये होगा ऐसे, ऐसे कैप बन जाएगा। ये जो कैप होगा, ये एंगल जो मेजरमेंट होगा, इसी को बोलेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड का मतलब यह कि कुछ वॉल्यूम लिए हो अपने में, तो कोन का बेसिकली कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ही। कोन मतलब ऐसा वो हैप्पी बर्थडे वाला कैप या आइसक्रीम उसका शेप, तो ऐसे को बोलते हैं हम। और इसका सरफेस एरिया जितना एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल को बोलेंगे सॉलिड एंगल। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम से और उसकी एसआई यूनिट लेते हैं स्टेरेडियन। अब इसे डिफाइन किया गया कैसे, मान लो ये वाला एरिया मैं बहुत छोटा सा एक एरिया ले लूं, ये एरिया, और बहुत ही छोटा लेते हैं, मान लेते हैं एरिया DA है, और इस पॉइंट पर ये एरिया कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये मुझे मेजर करना है। तो इसके पेरीफेरी से जितने पॉइंट्स हैं हर पॉइंट्स को यहां मिला देते हैं। मान लो ये पॉइंट O है, ये जो एरिया है अपना, उस एरिया के पेरीफेरी से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, चारों तरफ के हर पॉइंट को उस नीचे वाले पॉइंट से जहां पर आपको एंगल मेजर करना है उस पॉइंट को मिला दो, तो पूरा एक मस्त कोण बन जाएगा। तो अब यही जो एंगल सबटेंड करेगा वही एंगल अपने को मेजर करना है। तो इसको बेसिकली डिफाइन किया गया, ये जो सॉलिड एंगल बना, इस सॉलिड एंगल को डिफाइन किया गया DA, और इस DA का जो डिस्टेंस इस पॉइंट से होगा, मान लो R, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, DA डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R वो दूरी है जो उस पॉइंट से लेकर के उस एरिया तक का है। अब सोच के देखो कि ये जो मैंने एरिया लिया है, अगर ये एरिया यहां पे ऐसे होता या यहां पे एरिया ले लेता तो भी तो उतना ही सॉलिड एंगल होता है, DA बाई R स्क्वायर। जो भी सरफेस एरिया होता है इसका, दिस डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर, वही होता। उस सॉलिड एंगल में कोई चेंज आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एरिया अगर घट रहा है तो डिस्टेंस भी घट रहा है। एरिया अगर ऊपर जाएंगे तो एरिया बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो एरिया घटेगा, तो डिस्टेंस भी घटेगा। तो लेते फिर मामला वही आ गया, भाई दोनों घट रहे हैं एक साथ, दोनों बढ़ रहे हैं एक साथ, तो सॉलिड एंगल तो सेम ही आएगा। अगर मैं इसको, इस एरिया को अगर ऐसा ले लूं, ये वाला एरिया इस डिस्क का है, डिस्क कह लो या एरिया कह लो, जो भी है, इसका एरिया मान लो इधर है DA, और ये वाला जो बनाया मैंने इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा, और ये मान लेते हैं DA डैश। तो अब मुझे सॉलिड एंगल लिखना है अगर, तो DA डैश ले या DA ले। अगर यही लिखना है ओम, तो DA बाई R स्क्वायर या DA डैश, क्या लेना होगा? तो इसको डिफाइन किया गया कि हमें वो वाला एरिया चूज करना है जो इस R के परपेंडिकुलर, यानी अगर कुछ एंगल बनाता हुआ एरिया मिला तो उस DA का वो वाला कंपोनेंट जो इस R के परपेंडिकुलर हो। तो इस DA डैश का कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस वाला कंपोनेंट। दिस इज इक्वल टू DA डैश कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन और डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई कि हमें एरिया का वो वाला कंपोनेंट जो R के परपेंडिकुलर है, तो DA डैश कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस R के परपेंडिकुलर, ये जो दूरी है R, इस R के परपेंडिकुलर इस एरिया का कौन सा कंपोनेंट है? ये वाला जो एरिया है, ये DA डैश, इसका ये वाला कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा? DA cos थीटा, सॉरी DA डैश cos थीटा, तो DA डैश cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इसके बाद हमें पता पड़ गया प्लेन एंगल, पता पड़ गया सॉलिड एंगल। अब एक चीज सोच के देखो कि इसमें कहीं पर भी एरिया लें हम, चाहे ये वाला या यहां पर मैं एक सरफेस बना दूं, इसका एरिया, या फिर यहां बना दूं इसका एरिया, सॉलिड एंगल तो सेम आना है, उसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है। डिस्टेंस घट रहा है तो एरिया भी घट रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ रहा है। और हमने यहां पर भी जाते जाते अगर ये टेढ़ा हो गया है, कुछ टिल्टेड कर दिया है इस एरिया को, तो इसका वो वाला कंपोनेंट चूज किया है जो इस R के परपेंडिकुलर है, तो फिर से भाई सॉलिड एंगल तो सेम आएगा, सॉलिड एंगल में कोई चेंज आने वाला नहीं है। अब इसके बाद सबसे फेमस जो अपना शेप है स्फीयर। अगर मैं पूछूं कि स्फीयर का पूरा सॉलिड एंगल कितना होगा, रेडियस देते हैं इसका R। जो भी एरिया चूज करोगे वो सब के सब इस R के परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पे जितना भी एरिया लोगे इसके आसपास, इसके चारों तरफ,
वो सब के सब एरिया इस आर के परपेंडिकुलर होगा। तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल। अब ये क्लोज सरफेस है और वो पॉइंट जो इसके अंदर है, इस पर पूरा घूम जाने पर कितना सॉलिड एंगल मिल रहा है 4 पाई स्टेरेडियन। अब सोच के देखो कि ये शेप अगर परफेक्ट स्फेयर न होती, कुछ ऐसा होता, एक बदसूरत सा बिल्कुल ऐसा इस तरह का शेप, तो क्या इसमें भी आपको अगर इसके अंदर किसी पॉइंट पर आपको सॉलिड एंगल मेजर करना होता तो इसमें भी आपको सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन ही मिलता। क्यों भाई, इसमें भी आप कितना घूमे 2 पाई। अगर सिर्फ आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें पूरा कितना घूमे 2 पाई रेडियन। प्लेन एंगल की बात करें तो 2 पाई रेडियन। इसमें भी कितना घूमेंगे भाई, इसका पूरा चक्कर लगा लोगे तो कितना घूमोगे 2 पाई रेडियन। तो सॉलिड एंगल सेम ही आएगा ना 4 पाई। इसका मतलब एक चीज हमने समझ ली और इसको नोट कर लिया कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर पॉइंट है, अगर एक हमारा क्लोज सरफेस है और उसके अंदर पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा 4 पाई स्टेरेडियन। अब वो चाहे किसी भी शेप का हो, अब वो चाहे कोन हो, चाहे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सॉरी कोन नहीं, ये स्फेयर हो, चाहे वो क्यूब हो, क्यूब होगा तो भी इसी तरह की शेप अंदर मिलेगी, क्यूबॉइड होगा तब भी इसी तरह की शेप मिलेगी। अगर ये दूरी सेम नहीं है, मान लो एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो उसे तोड़ के सॉल्व करेंगे अलग अलग। अगर सेम नहीं है, अगर मान लो मैंने एरिया यहाँ पर बहुत छोटा दिया हुआ था लेकिन ये एरिया छोटा ना होकर के बहुत बड़ा हो गया, तब तो ये दूरी बदल जाएगी। हर पॉइंट से, उसके पेरीफेरी के हर पॉइंट से वो जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, वो बदल जाएगा। एरिया से डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस बदलेगा हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसी को सही करने के लिए या इसी को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही छोटा सा एरिया चूज करेंगे। इस छोटे से एरिया को चूज करने से हमारा ये फायदा है, बेनिफिट ये है कि उससे उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जिस पर हमें सॉलिड एंगल मेजर करना है, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। फिर हमें अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर वो पॉइंट नोट कर लो कि अगर एक क्लोज सरफेस है, वो क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो, उसके अंदर किसी पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होता है 4 पाई। इस चीज को याद रखो, इस चीज को नोट कर लो कि उस क्लोज सरफेस का शेप चाहे जैसे मर्जी वैसे चूज करो, उसके अंदर अगर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें सॉलिड एंगल मेजर करना है, तो उस पॉइंट पर सॉलिड एंगल कितना सबटेंड हुआ 4 पाई स्टेरेडियन। अब इसके बाद दोनों चीज पता पड़ गई, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो अब बनाते हैं इन दोनों में रिलेशन, जिस रिलेशन के बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आगे। तो उस रिलेशन को हम यहां निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो पहली चीज प्लेन एंगल समझ में आ गया, आर अपॉन रेडियस। सॉलिड एंगल समझ में आ गया, डीए बाई आर स्क्वायर। डीए का मतलब एरिया और आर वो दूरी है जहां से, आर रेडियस नहीं है, आर डिस्टेंस है एरिया से लेकर के उस पॉइंट तक का जिस पॉइंट पर आपको सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है। ये समझ में आ गया। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो इनका रिलेशन निकालने के लिए एक ऐसे ढक्कन जैसा शेप कर लेते हैं, कैप जैसा मान लेते हैं, ये डिस्क जैसा शेप है जिसका कुछ एरिया है और इस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है सॉलिड एंगल। तो इसे इसके पेरीफेरी के पॉइंट से मिला देते हैं। इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं आर, और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है अल्फा। इस अल्फा को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। इस अल्फा का नाम होता है सेमी वर्टिकल एंगल। अब हमें इस पॉइंट पे, मान लो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट के ऊपर ये पूरा जो ढक्कन है ये कितना एंगल डाल रहा है, ये पूरा एंगल कैलकुलेट कर लेना होगा। जैसे ही हम ये एंगल कैलकुलेट करेंगे, ये अल्फा क्या है, सॉलिड एंगल या प्लेन एंगल? ये अल्फा प्लेन एंगल है। हम कैलकुलेट करेंगे सॉलिड एंगल और वो कैलकुलेट करते करते इस अल्फा के साथ उसका रिलेशन अपने आप बन जाएगा। देखना कैसे बनता है। अब इस ढक्कन का या इस डिस्क जैसे जो भी शेप है उसका रेडियस हमने माना हुआ है आर, और ये अल्फा आपका बोला जाता है सेमी वर्टिकल एंगल, या सिंपल कह लो कि यहाँ पे प्लेन एंगल है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहां से थीटा पे जाके, यहां से थीटा पे जाके और डी थीटा की एक एलिमेंट चूज करते हैं। अब डिस्क जैसा एरिया है या एरियल अपना शेप है, एरियल कॉन्फ़िगरेशन है, तो एरियल कॉन्फ़िगरेशन में जब हम एलिमेंट चूज करते हैं तो हमेशा रिंग जैसा बनता है।
तो इस रिंग को देखो ध्यान से, ये जो एलिमेंट बना हुआ है थीटा पे जाके जो थीटा बना हुआ है, तो ये एक रिंग जैसा शेप का बन जाएगा। ये रिंग अधूरा है या पूरा है? पूरी रिंग है या आधी रिंग है? सोचो ध्यान से, चूंकि 3D व्यू है इसलिए आपको थोड़ा इमेजिन करना होगा कि ये पूरी रिंग है, ये पीछे से भी जाकर के और पूरा बनती है, कवर अप होती है। हमें दिखाई इसलिए नहीं पड़ती कि हम इस 2 डायमेंशन में इस 3D व्यू को बना रहे हैं, अपने इस प्लेन में 3D को बना रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा उसको इमेजिन करना होता है कि ये रिंग पूरी रिंग है, ऐसे जाकर के पूरी रिंग पीछे से आकर के बनी हुई है। वो पीछे वाला हिस्सा हमें इस बोर्ड के अंदर जाके बनाना होगा, इसीलिए 2D में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कोई इमेजिन करना होगा। समझ में आ रही बात कि हमने थीटा पे जाके और डी थीटा की एक पतली सी एक स्ट्रिप ले ली और एक रिंग जैसी एक एलिमेंट चूज कर लिया। अब इस रिंग को मैं अगर बाहर बनाऊं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू जैसा, तो कुछ ऐसी बनेगी। ये इसकी मोटाई और ये रेडियस। अच्छा, इसका रेडियस कितना होगा? ये आर, तो ये आर कॉस थीटा, तो ये आर साइन थीटा, तो इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस हो जाएगा आर साइन थीटा और मोटाई कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा। ये सब बातें आप पहले जानते हैं कि हम अगर थीटा एंगल पे आर रेडियस के ऊपर अगर कोई एलिमेंट चूज करते हैं तो उसकी मोटाई कितनी होती है? आर डी थीटा। और यहाँ रेडियस हमने देख लिया कि आर साइन थीटा। अब इसका एरिया अगर लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? इसका एरिया लिखा जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। अरे पूरी लेंथ कितनी होगी? सर्कल की पूरी लेंथ होती है रिंग की 2 पाई आर, और इसका रेडियस क्या है? 2 पाई आर साइन थीटा। तो 2 पाई आर साइन थीटा पूरा का पूरा आपका इसका लेंथ हो गया। अगर इस पूरे लेंथ को देखो कितना हो गया? 2 पाई आर साइन थीटा इंटू विड्थ कितनी हो गई? इसकी मोटाई कितनी है? आर डी थीटा। तो लेंथ इंटू विड्थ, ये हो गया एरिया। अब ये छोटा सा एरिया है, तो ऐसे पूरा का पूरा कंप्लीट एरिया निकालना चाहे तो जितना सॉलिड एंगल मिल रहा है वो मिल जाएगा। भाई ये पूरा सॉलिड एंगल, ये कैप जैसा जो सॉलिड एंगल बनेगा यहाँ पे, ये जो कैप सॉलिड एंगल बनेगा, इस सॉलिड एंगल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करते हैं एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब चूंकि ये आर तो सेम है, क्योंकि हमने एरिया इतना छोटा ले रखा है, इतनी छोटा एरिया चूज करने से फायदा ये हो गया कि इससे या इस सेक्शन के हर पॉइंट से, इसके पेरिफेरी के हर पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो दूरी है वो सेम है आर। तो इसके बारे में तो कुछ सोचना नहीं है। अगर हम एरिया निकाल लें और इस एरिया की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो निकल जाएगा ओम या ओमेगा सॉलिड एंगल। अब उसी को निकालते हैं, तो लिखा गया 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। अगर इसको पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसको इंटीग्रेट कर दें, और कहां से कहां तक अपनी पूरी रिंग बनेगी? तो 0 से लेकर के अल्फा तक, थीटा यहाँ थीटा 0 से लेकर के अल्फा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये माइनस अल्फा से लेकर प्लस अल्फा तक लिया जाता, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हम 0 से चलना शुरू करेंगे और अल्फा तक पूरा करेंगे तो अपनी पूरी रिंग ही बन रही होगी, और नीचे का तो अपने आप बन रहा होगा, एक सेक्शन का तो अपने आप बनता चला जाएगा। यानी हमें कहां से कहां चलना होगा? इस लाइन से, यानी कि बीच वाली लाइन से पूरा अगर अल्फा कवर कर लें, 0 एंगल से थीटा को घुमाना शुरू करें और अल्फा तक घुमा दें, तो ये नीचे का सेक्शन तो अपने आप बनता चला जाएगा। तो हमारी लिमिट कहां से कहां तक होगी? 0 से लेके अल्फा तक। तो इसको इंटीग्रेट कर दें 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और कहां से कहां तक? 0 से लेके अल्फा तक। तो एरिया मिल जाएगा। तो ये एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई और आर स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉमन नहीं बाहर आ गया इंटीग्रल टर्म से, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। लिमिट है 0 से लेके अल्फा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो लोग अपनी कॉपी पेन में कर लेना। 0 से लेके अल्फा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट को रिवर्स करेंगे तो कॉस 0 माइनस कॉस अल्फा। कॉस 0 का मतलब 1 माइनस कॉस अल्फा। ये मैंने 2-3 स्टेप खत्म कर दिए, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं ताकि अपना समय बच जाए, टाइम बचाने के लिए। 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा, ये एरिया है। तो सॉलिड एंगल डिफाइन कैसे होता है? डी अपॉन आर स्क्वायर। तो इसे यहाँ पूरा लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सॉलिड एंगल कितना आ गया? 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर फर्दर यूज। आगे के सवालों के लिए जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसके यूज, उसमें बहुत सारा यूज इसका है। ये ओमेगा क्या है आपका? सॉलिड एंगल। अल्फा क्या है? प्लेन एंगल। इन दोनों में रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। अब बस यहीं पर वेरीफाई कर लो। सोचो अगर पूरा का पूरा स्फीयर घूमना हो तो उसमें अल्फा कितना घूमेंगे? पूरा अगर स्फीयर ड्रॉ करना हो, यही अगर पूरा एक चक्कर लगाना पड़ता तो पूरा कितना एंगल होगा अल्फा का? पाई। अगर हमें स्फीयर चाहिए पूरा, तो स्फीयर केस में अल्फा कितना होगा? पाई।
2 पाई नहीं, 2 पाई के केस में 2 पाई क्यों लेंगे, पाई में ही आधा चक्कर में ही तो पूरा बन जाएगा, नीचे वाला तो अपने आप बन रहा होगा। सो पूरा कितना घूमेंगे, पाई। और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 माइनस ये हो गया +1, 1 + 1 2 × 2 4 पाई। इसका मतलब रिलेशन बिल्कुल सही है। स्फीयर के केस में सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई रेडियन, और स्फीयर बनाने के लिए आपको ऊपर से कितना घूमना होगा, पाई। नीचे वाला तो अपने आप बन जाएगा, नीचे वाला अगर आप आधा ही घूम जाएं, 0 से लेकर के और पाई ही घूम जाएं, तो नीचे वाला अपने आप बनता रहेगा। सो अगर पूरा का पूरा स्फीयर बनाना है तो कितना घूमना होगा, 0 से लेके पाई। और अगर अल्फा पाई है सेमी वर्टिकल एंगल, और यहाँ पर पाई की वैल्यू रखें तो ओमेगा कितना आ रहा है, 4 पाई, होता भी यही है। तो स्फीयर जैसे शेप के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई रेडियन आ गया। अब यही देख लो, अगर यहाँ पे एरिया आया हुआ है 2 पाई r स्क्वायर 1 - cos अल्फा, यहाँ पर अगर वैल्यू रखें पाई, तो cos पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1 1 + 1 2 × 2 4 पाई r स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर ही होता है। इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, जो हमने पढ़ा, जो समझा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। और इस फॉर्मूले का यूज हम आगे के सवालों में करेंगे। और जो कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं इंटीग्रेशन वाले, लंबे लंबे इंटीग्रेशन करके, अब देखना इस फॉर्मूले का यूज करके वो 2 से 3 लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। मैं करके दिखाता हूं कैसे इस फॉर्मूले का यूज करके। और हम वो जो कैलकुलेशन करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, और मैंने 2-3 सवाल कराए भी थे आपको, याद करो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर मैंने एक न्यूमेरिकल वाला वीडियो बनाया था, उसमें न्यूमेरिकल कराया था, और आपको तब बताया था कि सॉलिड एंगल का कंसेप्ट जिस दिन हम पढ़ लेंगे, उसके बाद यही पूरा क्वेश्चन अगर हम सॉलिड एंगल के कंसेप्ट का यूज करके करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा अपने लिए करना। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके अब उन सवालों को करते हैं जो सवाल हम पहले कर चुके हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन। तो हमने किया था कि यहां पे अगर चार्ज क्यू रखा है और ये एक डिस्क है, तो कुल मिला के कितना फ्लक्स इससे लिंक होगा, कितना फ्लक्स इससे जाके जुड़ जाएगा। तो हमने वहां पर कैलकुलेट किया था। अब यहां देखना कैसे करेंगे। तो अब सोचो, ये पूरा का पूरा जो 4 पाई रेडियन में फ्लक्स काउंट किया जाएगा, वो कितना होगा, Q/ε0। तो यूनिट में कितना होगा, यूनिट में हो जाएगा Q/4 पाई ε0। तो ओमेगा में कितना होगा, तो ओमेगा होता कितना है, ओमेगा होता है आपका 2 पाई 1 - cos अल्फा। और ओमेगा में होगा कितना, तो ओमेगा में हो जाएगा आपका Q/4 पाई ε0 × 2 पाई 1 - cos अल्फा। और इस केस के लिए अल्फा कितना हो जाएगा, 45। तो cos 45 वैल्यू 1/√2, सो 1 - 1/√2, और ये 2 पाई से यहाँ कैंसिल हुआ, तो बच गया आपका Q/2 ε0 1 - 1/√2। और मैच करो, यही आंसर भी आया होगा, ये फ्लक्स है। डिस्क वाले केस को याद करो और एक बार फिर से मैच कर लो कि जब हमने इंटीग्रेट करके पूरा लंबा चौड़ा करके दिखाया था, तो आंसर कुछ ऐसा ही आया होगा, Q/2 ε0 1 - 1/√2। और इस सॉलिड एंगल कंसेप्ट से दूसरे तीसरे लाइन में ही आंसर आ गया, और होता भी यही है। इस कंसेप्ट का यूज करके अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से यूज करना आ गया, तो आगे से आप सवालों को बहुत लंबा लंबा इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से इसको यूज करके और सॉल्व कर लोगे। अब एक और क्वेश्चन हमने किया था, वो सिलेंडर वाला, तो उस पर ट्राई करना। सिलेंडर के केस में मैंने एक क्वेश्चन किया था, बीचों बीच अगर एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो इसके कर्व पार्ट से, ये जो कर्वेचर वाला पार्ट है, ये कर्व पार्ट, इससे कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो कुल मिला के फ्लक्स कितना बाहर आएगा, Q/ε0। उसमें से इन दोनों का माइनस कर दो, जो बचेगा वो किससे बाहर आएगा, कर्व पार्ट से। भाई ये पूरा का पूरा जो फ्लक्स बाहर आएगा, वो कुल मिला के 3 सरफेस से बाहर आएगा, एक तो इस सरफेस से, एक इस सरफेस से, और एक पूरा कर्व सरफेस से। अगर इन दोनों का माइनस कर दिया जाए तो किसका बच गया, कर्व वाला पार्ट। तो उसका माइनस कर दो इसका, और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आ गया। एक प्रोटो में बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, एसएस प्रोटो की बुक है, उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है इसी सॉलिड एंगल को लेकर के। अगर आपको सॉलिड एंगल का कंसेप्ट ना आता हो तो उस क्वेश्चन को मुझे लगता नहीं कि इतना आसान होगा सॉल्व करना, बहुत ही टफ हो जाएगा फिर सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या, ये ध्यान समझना। यहाँ पे मान लो एक Q1 चार्ज रखा है, और यहाँ पे -Q2 फ्लक्स, यहाँ से लाइनें एमिट हो रही हैं,
अल्फा पर और टर्मिनेट हो रही है यहाँ पे जाके बीटा पर। हमें बताना है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। सवाल ऐसा है कि एक प्लस और एक माइनस चार्ज रखा हुआ है। प्लस चार्ज से अगर लाइनें एमिट हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कितने एंगल पर? अल्फा एंगल पर। इस पर जाकर टर्मिनेट होती है बीटा एंगल पर। हमें बताना है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये प्रोटो का क्वेश्चन है, बेसिकली पूछा हुआ है। अब अगर आपको सॉलिड एंगल का कंसेप्ट अच्छे से लगाना आ गया है, समझ में आ गया है, तो इस सवाल का जवाब आप एक लाइन में लिख सकते हैं, 1 से 2 लाइन मैक्सिमम। लेकिन अगर नहीं पता है तो शायद सोच भी नहीं सकते कि ये सवाल फिर कैसे सॉल्व होगा। बहुत टफ हो जाएगा। देखने में इतना आसान लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। फिर कैसे हम अल्फा बीटा में एंगल, इन दोनों एंगल्स में आपस में रिलेट करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहां से जितना अल्फा एंगल पर जितनी लाइनें निकलेंगी, जितना फ्लक्स एमिट होगा, बेसिकली बीटा एंगल पे ही वो फ्लक्स टर्मिनेट होगा। वो जितनी लाइन होगी, जितना अल्फा पे एमिट होगा, तो अल्फा पे क्यू कितना एमिट होगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। और वही उतना ही फ्लक्स जाकर के किस एंगल पर टर्मिनेट हो रहा है? बीटा पर। तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। अब यहाँ पर अलग अलग है तो Q1 Q2 रख दो, क्योंकि चार्जेस अलग अलग हैं। एक Q1 है जहां से ओरिजिनेट हो रहा है और जहां टर्मिनेट हो रहा है वहां Q2 चार्ज रखा है, तो Q1 Q2 रख दो। अब आगे चल करके आप 2 एप्सिलॉन नॉट को नीचे से उड़ा दो, काट दो उसको, फिर कॉस अल्फा को एक तरफ कर दो या बीटा को एक तरफ कर दो, फिर इनवर्स में लिख दो, कुछ भी 1-2 लाइनें और आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन 1 लाइन सोल्यूशन, एक लाइन में आपने समझ लिया कि कैसे। क्योंकि जितनी भी लाइनें अल्फा एंगल पर यहां से निकलेंगी, एक पूरा कोण बन जाएगा इसका, वो सब के सब जाकर के बीटा एंगल पर ही टर्मिनेट होंगी। यानी कि फ्लक्स एमिटिंग एट एंगल अल्फा इज इक्वल टू फ्लक्स टर्मिनेटिंग एट एन एंगल बीटा। यहां जो फ्लक्स रिसीव करेगा, ये जितनी लाइनें रिसीव करेगा बीटा एंगल पर, वो इक्वल होगा अल्फा एंगल पर निकलने वाले फ्लक्स के। तो उन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। और कितना होगा फ्लक्स? अल्फा एंगल पर फ्लक्स कितना होगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि टोटल फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट। तो अल्फा एंगल पर Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। दोनों चार्जेस अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, Q1 Q2 के हैं, तो यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2 रख दो। बाकी नीचे से ये सब खत्म कर सकते हो और आगे चलकर के क्वेश्चन में 1-2 लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये क्वेश्चन हो गया आसान, किसकी हेल्प से? सॉलिड एंगल के कंसेप्ट की हेल्प से। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो बिना सॉलिड एंगल लगाए कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कि अल्फा एंगल पर निकल रही है लाइनें, बीटा एंगल पर टर्मिनेट हो रही है। हमसे पूछा गया है कि रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अब आगे इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट बात करेंगे। आप इस कंसेप्ट के ऊपर, यानी सॉलिड एंगल के कंसेप्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन और कर सकते हैं। मैंने वो सिलेंडर वाला जो बताया था उस पर ट्राई कर सकते हो। और एक ऐसे स्ट्रेट इन्फिनिटी लेंथ का एक वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, और उससे कुछ दूर अगर एक पॉइंट है, या एक रेक्टेंगुलर शीट ले लो, उससे दूर कोई पॉइंट है, अलग अलग कुछ भी सोच सकते हो इसके बारे में, कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन, और फ्लक्स कैलकुलेट करो। इससे क्या होगा कि इस फॉर्मूले का जो बेस है जितना स्ट्रांग होगा, जितना हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना हमारे लिए आसान होगा। कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसको हैंडल करना उतना ही आसान हो जाएगा। और आप पाएंगे कि 1-2 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा, उस लेवल पे आ जाएगा कि आप अच्छे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।